हेलो दोस्तों, आप सभी का आई एजुकेशन में बहुत-बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी ग्रामर की संपूर्ण व्याख्या 0 से अंत तक, जहाँ पर अभी हमने पिछली क्लास में वर्णमाला, स्वर और उसके प्रकार के बारे में बहुत ही डिटेल के साथ एक-एक बिंदुओं पर चर्चा करते हुए पढ़ाई की थी और उसके बाद अगली वीडियो में हमने उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस सेट को हल किया था। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन और उसके विभिन्न प्रकार, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में सारे के सारे क्वेश्चन बनने के थोड़े-से भी चांस हैं, उन सारे बातों को हम इस वीडियो में पढ़ डालेंगे और फिर इसके बाद हम अगली वीडियो में इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को फिर से हल करेंगे। और इससे पहले कि वीडियो शुरू करूँ, फिर से वही एक बात आपको याद दिला देना चाहती हूँ कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, पढ़ रहा है, प्लीज़ नोट्स बनाते चलिएगा। नोट्स बनाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बार-बार वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। एक बार आप अच्छे से लिख लेंगे, तो हमेशा के लिए आपके पास रिवीजन नोट्स बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए पढ़ते हैं आज हम कि क्या है व्यंजन। स्वर हम पढ़ चुके हैं और अब जानते हैं व्यंजन क्या है। जो वर्ण बिना स्वरों की सहायता से ना बोले जाएं, वे व्यंजन कहलाते हैं। यानी स्वर तो एक स्वतंत्र ध्वनियाँ थी और स्वरों के ही माध्यम से उनके ही ज़रिए ये व्यंजन बने हैं, तो हर व्यंजन में एक स्वर है। तो जो ये व्यंजन है हमारे, ये बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जाते। स्वरों के साथ ही इन्हें स्वरों की मदद से ही इन्हें बोला जाता है। तो ये इसकी आसान सी परिभाषा थी, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और व्यंजन के अंदर एक स्वर छुपा होता है, जिसे हम हर व्यंजन में एक स्वर छुपा है और वो कौन-सा स्वर है? अ है। हर व्यंजन के अंदर विद्यमान है, जिस कारण हम इसे शहीद वर्ण भी कहते हैं। पिछली क्लास में हमने जाना था शहीद वर्ण किसे कहते हैं, तो अ को शहीद वर्ण कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कौन-कौन से हमारे व्यंजन हैं, व्यंजन के कितने प्रकार हैं। व्यंजन ये आपके सामने मैंने एक चार्ट बनाया है क से लेकर ज्ञ तक का और इसके अलावा कुछ और अक्षरों को यहाँ पर रखा है जो व्यंजन है, व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। पहले मैं आपको समझा देना चाहूँगी, ये जो मैंने बॉक्स बनाया है, इसमें जो नीले कलर से लिखा हुआ है यानी ये बॉक्स, आपको दिख ही रहा होगा। इसके अंदर जितने भी व्यंजन हैं क, ख, ग, घ, अंगा, फिर च और फिर ट और त और प, य और इसके अलावा श, श, साह, इन सारे व्यंजनों को अगर हम गिने तो इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है, 33 होती है। आप इसे गिन सकते हैं। तो ये जो 33 संख्या निकल के आ रही है, ये है आपके मूल संख्या व्यंजनों की। क्या है ये? ये व्यंजनों की मूल संख्या, यानी सवाल किया जाता है कि व्यंजनों की मूल संख्या कितनी है? तो व्यंजनों की मूल संख्या कितनी है? 33 है। आपको याद रखना है। और कुल संख्या जब कहेगा, तो मूल संख्या अभी मैंने आपको बताई, मूल संख्या है 33 और जब आपसे कहेगा कि व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या है 39, 39। ठीक है? तो 33 कैसे हुई और 39 कैसे होगी, ये मैं आपको बताती हूँ। 33 कैसे हुई, ये मैंने आपको बता ही दिया कि व्यंजनों की मूल संख्या जो 33 है, वो इस बॉक्स के अंदर के व्यंजनों को हम जोड़ेंगे। तो यहाँ से हमारे निकल कर आते हैं 33 और अगर हम इसमें शामिल कर लें छ, त्र, ज्ञ, श्र और ढ, ढ को भी, तो इन्हें जोड़ने के बाद हो जाती है हमारे व्यंजनों की संख्या 39 जो कि कुल है। ठीक? यहाँ से आपको बात समझ में आ गई? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है व्यंजन के प्रकार। व्यंजन की कुल संख्या हो गई, मूल संख्या हो गई। फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो व्यंजनों के हमें ढेर सारे प्रकार देखने को मिलते हैं, जहाँ पर एग्जामिनर या हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछता है इन सभी के अंदर से। स्पर्श व्यंजन हो गया, अंतःस्था हो गया, ऊष्म हो गया, बहुत सारे हम व्यंजनों के प्रकार पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से, आसान शब्दों में। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखिए कि व्यंजनों में मैंने यहाँ पर 3 कैटेगरी रखी है, एक स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्था व्यंजन और फिर ऊष्म व्यंजन। तो सबसे पहले ये देख लेंगे कि स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी है और मूल संख्या कितनी है। कुल संख्या इसकी है 25 और मूल संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या है 25 और मूल संख्या है कितनी? 16। इसके बाद आता है अंतःस्था व्यंजन। अंतःस्था व्यंजन की संख्या कितनी है? कुल 4 और जो कि नीचे यहाँ पर लिखे हुए हैं 11 अलावा। और इसी तरह ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? इनकी संख्या भी 4 है और ये है श, श, स और ह। तो चलिए अब सबसे पहले देख लेते हैं कि स्पर्श व्यंजन कौन-कौन से हैं जो कि 25 हैं और मूल इनकी संख्या है 16। स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी मैंने आपको बताई? 25। तो इनकी कुल संख्या है
25 वो कैसे? वो ये आपके सामने पूरा चार्ट दिया है। स्पर्श व्यंजन होते क्या है? वे व्यंजन जिनका उच्चारण किसी न किसी स्पर्श जिहा जो हमारी जीभ है किसी न किसी खास जगह पर टकराएगी, उसे स्पर्श करेगी तब जाकर इन व्यंजनों का उच्चारण हो सकेगा। तो यहाँ पर ये पंचवर्ग हैं, ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग सब में 5-5 अक्षर हैं और ये 5 पंक्तियाँ हैं। इस तरह से ये हमारे कुल 25 हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक है? फिर हम देखते हैं स्पर्श व्यंजनों की मूल संख्या जो कि 16 है, वो कैसे होती है? वो आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, इतने अक्षरों को मूल संख्या कहा गया है स्पर्श व्यंजन में, यानी ख, ग, घ, अंगा, छ, ज, ज, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, था, था, दा, धा, ना। ये 4-4 के अक्षर हैं और इनकी 4 पंक्तियाँ इस तरह से ये हो जाते हैं 16। इन 16 को मूल संख्या में शामिल किया गया है और कुल संख्या इनकी है 25। फिर आ गया है नोट। स्पर्श व्यंजन को उदित व्यंजन भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा और नोट करते चलिए, ठीक है? तो उदित व्यंजन इनमें से किसका नाम है? इस तरह से क्वेश्चन बनकर आता है। तो स्पर्श व्यंजन का नाम ही क्या है? उदित व्यंजन। आगे बढ़ते हैं। अब आता है संयुक्त व्यंजन किन्हें कहते हैं? दो विभिन्न व्यंजनों के सहयोग से बने संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। इससे पहले हमने पिछले क्लास में पढ़ा था संयुक्त स्वर के बारे में भी। जिस तरह से दो स्वरों के मिलने से एक स्वर और एक ये दो स्वर, इन दो स्वरों के मिलने से संयुक्त स्वर बना था, उसी तरह एक और एक दो व्यंजनों के मिलने से संयुक्त व्यंजन बनता है। इनकी संख्या 4 है। एक है छ, त्र, श्र और ज्ञ। अब इनके अंदर देखिए दो व्यंजन छिपे हुए हैं। जैसे छा जो है ये हमारा बनता है क और शा से षटकोण से, तो क और शा के मिलने से बनता है छा। इसी तरह ता और रा, इन दो अक्षरों के मिलने से, इन दो व्यंजनों के मिलने से त्रा बना है। फिर शा और रा के मिलने से श्रा बना है और जा और इया से मिलकर ही ज्ञा बना है। तो ये संयुक्त अक्षर भी 4 है और संयुक्त स्वर भी 4 है। तो यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि आपको अलग-अलग संख्या याद नहीं करनी पड़ेगी। संयुक्त स्वर हमारे कौन-कौन से थे? ए, ऐ, ओ और औ। कौन-कौन से थे? ए, ऐ, ओ, औ। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन करते चलेंगे तो हम पिछली क्लास नहीं भूलेंगे। ये थे हमारे 4 संयुक्त स्वर और हम अभी पढ़ रहे हैं संयुक्त व्यंजन जो कि ये 4 हैं छ, त्र, श्र और ज्ञ। अब आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इन अक्षरों का उच्चारण स्थान आखिर है क्या? तो हम शुरू से वन बाय वन जानेंगे सारे डिटेल में, ताकि आपको मैं इम्पोर्टेंट नहीं बताना चाहती सिर्फ कि ये 4 खास हैं, आप इन्हें याद कर लीजिए। और अगर एग्जाम में दूसरा पूछ लिया तब आप क्या करेंगे? अमूमन हमको ये जो स्पर्श व्यंजनों की यहाँ पर है, स्पर्श व्यंजन है, इनमें से अगर पूछ लेता है कि जा का उच्चारण स्थान क्या है तो हम बता लेते हैं भाई मुर्दा है। अ, जा का उच्चारण स्थान, का उच्चारण स्थान कंठ है, ठा का उच्चारण स्थान क्या है? ट, ठ, ड, ढ, ये हमारे कहाँ से होते हैं? तालु से होते हैं। त, थ, द, द, न, ये हमारे दंत हैं और पापा, बाबा, माँ ये ओष्ठ हैं। इनका तो हम बता ले जाते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त जब हमसे पूछ लेता है आ का उच्चार स्थान क्या है, श्रा का उच्चार स्थान क्या है, जा का उच्चार स्थान क्या है, या ई या फिर रा का उच्चार स्थान क्या है, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमें यही इतने का उच्चार स्थान तो हम अच्छे से जान रहे होते हैं, अतिरिक्त का हम पढ़कर नहीं जाते या हमने पढ़ा नहीं होता। तो हम यहाँ पर आपको बहुत ही आसान तरीके से, आसान भाषा में ट्रिक के साथ बताने वाले हैं कि आप सभी का उच्चार स्थान किस तरह से याद रखेंगे। सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो होता क्या है। मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है, जो कि यहाँ पर निम्नलिखित बहुत सारे हम पढ़ने वाले हैं और बहुत ही आसान भाषा में। सबसे पहले हम जानेंगे कंठ। ये कंठ से उच्चारण होने वाले कौन-कौन से अक्षर हैं? तो पहले जानते हैं कि कंठ से उच्चारित होने वाले अक्षर क्या होते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है, कंठ आप जानते ही हैं, ये हमारे हलक का ऊपरी भाग होता है कंठ, उन्हें हम कंठ अक्षर कहलाते हैं। अब ये कौन-कौन से जो कंठ से उच्चारित होते हैं? तो जैसे सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पे ये स्वर से। अगर स्वर की बात करें तो स्वर में सिर्फ 2 स्वर हैं, अ और आ। ये अ और आ ही 2 स्वर हैं जो कंठ से उच्चारित होते हैं। इसके अलावा स्पर्श व्यंजन की बात करें तो क, ख, ग, घ। क, ख, ग और घ, ये 4 हमारे कंठ से उच्चारित होने वाले अक्षर हैं। फिर ऊष्म व्यंजन से सिर्फ और सिर्फ एक हा है। तो यहाँ पर कितनी संख्या हो गई? ये हो गई अ, आ, का, ख, ग, घ, हा, यानी कि 4, 5, 6, 7। ये 7 अक्षर हैं सिर्फ और सिर्फ जो कि कंठ से उच्चारित होते हैं। और हम अक्सर तो क, ख, ग, घ के बारे में जानते हैं, लेकिन अ, और ये हा का उच्चारण स्थान क्या है ये नहीं याद कर पाते या पढ़कर नहीं जाते। तो आप यहाँ से याद कर लीजिएगा कि कंठ से उच्चारित होने वाले सिर्फ 7 हमारे अक्षर हैं, अ, आ, क, ख, ग, घ और हा। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे तालव्य से उच्चारित होने वाले हमारे अक्षरों के बारे में। तो जिन वर्णों का उच्चारण तालु से होता है वे तालव्य कहलाते हैं। अब ये कौन-कौन से हैं? स्वर में सबसे पहले देखा जाए तो इ, ई और ई ये तालव्य से उच्चारित होते हैं।
च, छ, ज और झा ये भी तालु से उच्चारित हो रहे हैं और ये हमारे स्पर्श व्यंजन है। फिर अंतःस्थ व्यंजनों में सिर्फ और सिर्फ या है और ऊष्म व्यंजन से सिर्फ शा है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें 8 अक्षर हैं। कौन कितने हैं? 8 अक्षर हैं जो हमारे तालव्य से उच्चारित होता है और हमने भी ऊपर पढ़ा कंठ से कितने अक्षर हैं? वो 7 हैं। कंठ से ये 7 अक्षर हैं क ख ग घ और हा। जबकि यहाँ पर ई चा छा जा झा या और शा हमारे तालव्य से उच्चारित होने वाले अक्षर हैं। अब हम जानेंगे मूर्धन्य अक्षरों के बारे में। तो जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है वह मूर्धन्य कहलाते हैं। किससे होता है? मूर्धा से। अब ये मूर्धा क्या है? तो जीभ का अगला हिस्सा यानी हमारी जीभ का जो आगे का हिस्सा है वो तालु के आगे के जो हमारा तालु होता है ना उसके आगे के जो कठोर हिस्सा होता है जहाँ पर हमारी जीभ जब आप बोल के देखिए टा बोलिए जहाँ पे हमारी जीभ टकरा रही है ना वही हमारा मूर्धा है और इस कठोर हिस्से से जब हमारी जीभ टकराती है तो यही मूर्धन्य वर्ण होते हैं। तो सबसे पहले ये टा, ठा, डा, डा और ढा। टा ठा डा ढा ये 4 तो हमारे है ही मूर्धन्य से उच्चारित होने वाले। इसके अलावा और कौन-कौन से हैं जो मूर्धन्य से उच्चारित होते हैं तो देख लेते हैं उनको भी। इन्हें यहाँ लिख लेते हैं टा, ठा, डा और ढा। टा ठा डा ढा और अड़ा। ठीक है? इसके अलावा है रा भी जो कि अंतःस्थ व्यंजन हो जाएगा। ये षटकोण वाला शा भी है जो कि ऊष्म व्यंजन से हो जाएगा और ये 2 हमारे अड़ा और ढा जो कि उच्छिप्त व्यंजन है। इन दोनों को भी इसमें रखा गया। ये मूर्धन्य से उच्चारित होते हैं। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 5 6 7 8 9 देखिए संख्या धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। सबसे पहले हमने कंठ से पढ़ा था वहाँ पे 7 थी। उसके बाद हमने पढ़ा था ये तालव्य से इनकी संख्या 8 थी और अब इनकी संख्या 9 है। वो कौन-कौन से हैं? यहाँ पर मैंने आपके लिए यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, लिख दिया था। आप इसे उतार लीजिएगा। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा के अलावा रा, शा, अड़ा और ढा। ये हमारे इतने हैं 9। ये 9 अक्षर हैं जो कि मूर्धन्य से उच्चारित होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अब दंत से उच्चारित होने वाले अक्षर कौन से हैं और वो क्या है? क्यों इन्हें कहते हैं कि दंत से उच्चारित होते हैं? तो जीभ का जो हमारा अगला हिस्सा ऊपर के दांतों के पिछले हिस्से को छूता है। जब हमारी जो जीभ है ना, आप बोलकर देखिए ता, ता, तो ये जीभ हमारी दांत से टकरा रही है और दांतों से टकराने की वजह से इन्हें दंत व्यंजन हम कहते हैं। तो दंत व्यंजनों में कौन-कौन से आ जाएंगे? सबसे पहले तो आ जाएगा ता, था, दा, धा और ना। ये हो जाएंगे। ठीक है? और इसके अलावा ला हो जाएगा अंतःस्थ व्यंजन से और ऊष्म व्यंजन से हो जाएगा ये सा। सा भी हमारा दंत से सा बोल के देखिए दंत से उच्चारित होने वाला है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 इनमें भी 7 संख्या है। त थ द ध ना ला और ला। ये ला भी हमारा दंत से उच्चारित होने वाला व्यंजन है और सा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब आता है ओष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन। तो जिन वर्णों का उच्चारण दोनों होठों से होता है यानी जब इनका उच्चारण करते हैं तो इसमें हमारा काम क्या करते हैं होठ भी सक्रिय हो जाते हैं इनका भी हम इसमें रोल होता है तो ये ओष्ठ्य कहलाते हैं। अब इनमें कौन कौन से स्वर से लेंगे तो उ और स्पर्श व्यंजन से ये पा फा बा भा और ये मा। ठीक है तो ये आप 4 1 5 और 6 7 इनमें भी संख्या कितनी है 7 है। आगे बढ़ते हैं। अब कंठ तालव्य यहाँ से होता है असली खेल शुरू। अब यहाँ मिश्रण चलेगा कंठ भी है और तालव्य यानी कंठ और तालु दोनों के मिश्रण से जो उच्चारित होते हैं वो कंठ तालव्य। कंठ और तालु कंठ तालव्य क्या होते हैं? कंठ और तालु दोनों के सहयोग से दोनों के संयुक्त सहयोग से जब हमारे अक्षरों का उच्चारण होता है तो ये कंठ तालव्य कहलाते हैं। और कंठ तालव्य अक्षरों की संख्या सिर्फ और सिर्फ कुल कितनी है? 2 है। ठीक है याद रखिएगा वो कौन कौन से हैं? ए और ए। ये ए और ए ही 2 अक्षर हैं जो कि कंठ तालव्य से उच्चारित होते हैं। ए और ए याद रहेगा और नोट करते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है दंतोष्ठ्य यानी जिन वर्णों का उच्चारण दांत और होंठ दोनों के सहयोग से होगा यानी दांत भी यहाँ सक्रिय रहेगा और होंठ दोनों के सहयोग से उच्चारित होगा दंतोष्ठ्य कहलाएंगे। और यहाँ पर इसकी संख्या सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक रखी गई है वो है वा और वो भी अंतःस्थ व्यंजनों में आता है हमारे। वा को आप बोलकर देखिए वा दांत और होंठ दोनों का सहयोग रहा। यहाँ पर मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट बताना चाहती हूँ क्योंकि अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे दंतोष्ठ्य सिर्फ एक अक्षर है वो कि कौन सा है? वो है वा। वा के अलावा यहाँ पर एक और अक्षर है जो दंतोष्ठ्य से उच्चारित होता है लेकिन वो विदेशी वो हमारा हिंदी के अक्षरों से नहीं है बल्कि वो अरबी फारसी अक्षरों से लिया गया है। क्योंकि हम अभी आगे की इसी क्लास में हम आगे जानेंगे नुक्ते वाले अक्षरों को। तो हमारी हिंदी में कुछ अक्षर दूसरी भाषा से लिए गए हैं जैसे हमारा ये फा है। फा तो हिंदी का अक्षर है इसे हम बोलेंगे तो फा ये किससे उच्चारित होता है? पा फा फा। ये फा हमारा उच्चारित होता है ओष्ठ से। लेकिन
जब हम फा के नीचे बिंदी रख देते हैं तो अब ये फा नहीं है, ये हमारा फारसी का अक्षर है फा। इसे बोल के देखिए फा। अब यहाँ पर दांत और ओष्ठ दोनों का सहयोग हुआ तो ये फा अक्षर भी अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए फा के नीचे बिंदी रखी हो और पूछा जाए कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो अक्सर हमारे जो स्टूडेंट है वो ये लगा देंगे क्या, ओष्ठ, क्योंकि फा वो बोलेंगे और वो ओष्ठ लगा देंगे। तो अच्छा उच्चारण भी हमें आना चाहिए। जब फा के नीचे बिंदी लग जाए तो वो फा नहीं रह जाएगा, वो फा हो जाएगा। और जैसे ही वो फा हुआ तो अब दंतोष्ठ है, इसका उच्चारण स्थान हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक कंठोष्ठ है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ और ओष्ठ, किनका, कंठ और ओष्ठ, इन दोनों का सहयोग होगा, इन दोनों के सहयोग से उच्चारित होने वाले अक्षरों को कंठोष्ठ है अक्षर कहा जाता है। तो इनकी भी संख्या सिर्फ और सिर्फ कितनी है, 2 है। कौन कौन से, ओ और औ। क्या, ओ और औ ये कंठोष्ठ है अक्षर है। अब जब बात यहाँ पर होती है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वा है जो कि दंतोष्ठ है, लेकिन विदेशी हमारा एक अक्षर है वो के फा है, ये भी दंतोष्ठ है। उसी तरह कंठोष्ठ है भी 2 अक्षर है ओ औ, परंतु एक विदेशी अक्षर है जो कि वो भी कंठोष्ठ से उच्चारित होने वाला है, उसको भी आप जान लीजिए। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो आप उसको याद कर लीजिएगा। जैसे कि एक ये अक्षर है, इसके ऊपर बिना चंद्र वाला चांद बनाते हैं। अब ये अंग्रेजी भाषा का अक्षर है ओ, ये अंग्रेजी भाषा अक्षर है और इसका उच्चारण स्थान भी कंठोष्ठ है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है नासिक्य। नासिक्य अक्षर कौन कौन से हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण मुख यानी मुंह और नासिका यानी नाक, मुंह और नाक से होता है वो नासिक्य कहलाते हैं। इनकी संख्या है 5। अंगा, इया, अड़ा, ना और मा, ये स्पर्श व्यंजन है पांचों। इसके अलावा अनुस्वार यानी अंग की जो मात्रा है इससे उच्चारित होने वाले ये अंग की मात्रा भी हमारी नासिक्य में आएगी। ठीक है, यानी अंग की मात्रा कई शब्दों में बनती है, अंगूर, लंगूर, यहाँ पर अंग की मात्रा का हम प्रयोग कर रहे हैं, ये भी हमारे नासिक से उच्चारित होने वाले अक्षर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने प्रकार हैं। अभी हमने ऊपर बहुत सारे प्रकार पढ़े व्यंजनों के, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हमने पढ़ी, 25 और इनकी मूल संख्या 16। फिर हमने पढ़ा संयुक्त अक्षर, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजनों की संख्या थी 4 जो कि थे छ, त्र, ज्ञ और श्रा। फिर हमने पढ़ी अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या भी 4, यारा, लावा। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के कितने प्रकार हैं। तो याद रखिएगा कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के प्रकार हैं 8। एक एक करके सबको समझ लेते हैं, याद रखिएगा 8 प्रकार है। पहला वही स्पर्श व्यंजन जो हम ऊपर पढ़कर आए हैं, ये प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का प्रकार है स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या हमने ऊपर जान ही ली है कि 25 कैसे हुई कुल संख्या, और मूल संख्या इनकी 16 कैसे हुई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजनों को तो हमने जान लिया। अब यहाँ पर है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन की संख्या है 4 और वो कौन कौन से, च, छ, ज, झा। इन्हें स्पर्श संघर्षी क्यों कहा गया है, क्योंकि स्पर्श व्यंजनों के अंदर ही चा, छा, जा, झा आते हैं, लेकिन इन्हें संघर्षी भी कहा गया है क्योंकि इनको उच्चारित करने में, इनका उच्चारण करने में थोड़ा सा संघर्ष का सामना करना पड़ता है, यानी थोड़ा सा हमें ताकत लगानी पड़ती है। च, छ, जा, झा हुआ ना। तो स्पर्श व्यंजन 25 हैं, इनमें से जो 4 हैं इनको हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, वो है चा, छा, जा, झा। एग्जाम में पूछ लेगा आपसे तो आप तो यही सोचेंगे अरे ये तो स्पर्शी व्यंजन है, संघर्षी कहाँ से होगा। आप गलत टिक करके आ जाएंगे। तो याद रखिएगा चा, छा, जा, झा को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा गया है, उनकी संख्या है 4। फिर आते हैं नासिक व्यंजन, इनकी संख्या है 5। इनको मैं यहाँ लिख देती हूँ, अड़ा, इया, ड़ा, ना, मा। ये 5 हमारे हैं नासिक के व्यंजन। ठीक है, फिर है नेक्स्ट पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, ला। ला बोलने में हमारी जो जीहा है ना वो ऊपर थोड़ा सा गोल गोल घूम जाती है, तालू के ऊपर छुलती है और ये थोड़ा सा पलटती है, इसलिए इसे हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और इसकी संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 है और वो कौन है, ला। ला ही हमारा पार्श्विक व्यंजन है। आगे बढ़ेंगे तो आता है ये प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं। तो ये प्रकंपित व्यंजन सिर्फ और सिर्फ कौन है, रा है। रा को प्रकंपित व्यंजन क्यों कहते हैं, इसकी संख्या सिर्फ 1 है क्योंकि रा बोलने में एक कंपन सा होता है। आप रा बोल के देखिए, रा, 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 रा बोल रहे हैं ना, तो रा बोलने में एक थरथराहट, एक कंपन सी होती है, जिस वजह से इसे हम प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। अगला है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन यहाँ पे 2 हैं, कौन कौन से, अड़ा और ढा। ये छिपे हुए हैं, इनके अंदर हमारे ये हमारे वर्णमाला में डा और ढा के नाम से भी जाना जाते हैं, और जब बिंदी लग जाती है तो अड़ा और ढा हो जाते हैं क्योंकि ये डबल रोल निभाते हैं। इन्हें इन्हें 2-2 रोल अदा करना पड़ता है। कहीं पर ये डा पढ़े जाते हैं और जब बिंदी लग जाती है तो अड़ा पढ़ा जाता है। ये ढा से ढक्कन हो गया, कहीं पे अड़ा भी पढ़ा जाता है बिंदी लगने पर, है ना। तो जिस वजह से इसे द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। इसका नाम क्या है, द्विगुण व्यंजन। चलिए मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करती हूँ,
अभी ऊपर भी इसी तरह का एक सवाल आया था, आप लोग जवाब दीजिए कमेंट में कि उदित व्यंजन किसका नाम है, उदित व्यंजन किसे कहते हैं। ऊपर जाकर को आपको नहीं देखना है, आपको अगर याद हो तो चलिए जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए कि उदित व्यंजन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने जाना कि उत्क्षिप्त व्यंजन का दूसरा नाम क्या है, द्विगुण व्यंजन। ठीक है, अब आता है अगला संघर्षी व्यंजन। संघर्षी, अब देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा था स्पर्श व्यंजन, फिर स्पर्श संघर्षी यानी स्पर्श व्यंजनों में से चार थे, चा छा जा जा, जिन्हें हमने स्पर्श संघर्षी व्यंजनों का नाम दिया। अब आता है सिर्फ और सिर्फ संघर्षी व्यंजन। इनको भी बोलने में संघर्ष का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये इनकी संख्या अलग है। इनकी संख्या कितनी है, 7। यहाँ से आप याद कर लेंगे, फा सॉरी फा है, ये फा नहीं है। जब फा कब बनेगा, जब फा के नीचे बिंदी हो जाएगी तब ये फा बनेगा। अभी हम इसे फा पढ़ेंगे, फा सा जा शा ख ग ह। ये हमारे साथ हैं क्या, स्पर्श सॉरी ये हमारे साथ हैं संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन की संख्या 7, फा सा जा शा ख ग ह। अगला है अर्ध स्वर। अर्ध स्वर कितने हैं, इनकी संख्या सिर्फ और सिर्फ 2, और ये है या और वा। या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। ठीक है, अब हम जानेंगे श्वास या फिर वायु के आधार पर व्यंजन के प्रकार। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, ये किस हिसाब से इसके प्रकार थे, ये प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के प्रकार थे, जो कि 8 थे। अब हम जानने जा रहे हैं कि भाई वायु के आधार पर व्यंजन के कितने प्रकार है। तो श्वास क्या है या फिर वायु, इसके आधार पर व्यंजनों के 2 प्रकार हैं। कितने, 2 प्रकार है, एक है अल्पप्राण और दूसरा है महाप्राण। तो चलिए पहले जानते हैं अल्पप्राण किसे कहते हैं। ठीक है, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है, याद रखिएगा इनका जब उच्चारण करेंगे ना, यानी इनको जब हम बोलेंगे, अल्पप्राण अक्षरों को जब हम बोलेंगे तो वायु की मात्रा कम निकलेगी, इन्हें ही हम अल्पप्राण कहते हैं। ये रहे आपके सामने इतने अल्पप्राण, कौन कौन से, का ग अड़ा चा जा इया टा डा अड़ा त द ना पा बा मा या रा ला वा। ठीक है, ये है आपके इतने अल्पप्राण। अब आपको इन्हें रटना नहीं है, आप इसे कहाँ तक रटिएगा, इतना आप रटेंगे तो कहीं ना कहीं स्किप हो ही जाएगा। एग्जाम में बैठ करके आपको कहाँ इतने सारे अक्षर याद रहेंगे। तो हम यहाँ पर इसे ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक हमारी क्या है कि कौन है अल्पप्राण। तो प्रत्येक वर्ग का, अब ये वर्ग क्या है, वही स्पर्श व्यंजन जो ऊपर हम पढ़कर आए ना 25, उनकी हम बात कर रहे हैं। स्पर्श व्यंजन मैं एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ। प्रत्येक वर्ग का जो मैं आपको ट्रिक पढ़ाने वाली हूँ उसको आपको यहाँ से याद रखना है, स्पर्श व्यंजन की लिस्ट में हमें याद रखना है। तो ट्रिक को याद करने के लिए आपको स्पर्श व्यंजन के इस चार्ट को देखना होगा। ठीक है, ये रहा हमारा प्रत्येक वर्ग, यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा ता और पा वर्ग, ये सब आप जानते ही हैं। तो अल्पप्राण को हम कैसे याद करेंगे कि प्रत्येक वर्ग का पहला, सभी वर्ग की पहले, तीसरे और पांचवा, यानी पहला, तीसरा और पांचवा। तो अल्पप्राण क्या है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन ही हमारा अल्पप्राण है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम महाप्राण की बात करें, पहले आप इस चार्ट को देखकर समझ लीजिए, फिर महाप्राण में ट्रिक कैसे याद करेंगे कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और पांचवा, कौन, दूसरा और पांचवा, ये हमारे महाप्राण होते हैं। तो इस तरह से आप अगर ट्रिक को समझ लेंगे तो आपको ये सारे जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, इन्हें रटना नहीं पड़ेगा। अब हम और भी जान लेते हैं कि भाई यहाँ पर तो इतने सारे दिए हुए हैं, वहाँ ये सारे हमारे प्रत्येक जो वर्ग हमने पढ़ा ना उसमें नहीं दिए हुए हैं। इसके अलावा कुछ और भी हैं, यहाँ से आप देखिए ना, दिखाती हूँ, एक मिनट। ये देखिए, ये का ग अंगा, चा जा इया टा डा अड़ा ता दा ना पा बा मा, ये हमारे इतने तो वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवे व्यंजन है। इसके अलावा यहाँ लास्ट में मैंने लिखा है या रा ला वा, यानी इसके अतिरिक्त आपको ट्रिक में ये भी याद रखना पड़ेगा कि अंतःस्थ व्यंजन या रा ला वा भी अल्पप्राण है। ठीक, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा तो अल्पप्राण है ही, इसके अलावा या रा ला वा अंतःस्थ व्यंजन भी अल्पप्राण है। अब चलिए देखते हैं क्या है महाप्राण। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक होती है, इसमें कम नहीं अधिक होती है, इन्हें बोलने में ना अधिक वायु निकलती है, वे महाप्राण कहलाते हैं। जैसे ख घ छ झ ठ ढ था, इन्हें बोल रहे हैं ना तो अधिक वायु निकल रही है, जबकि हम क ग अंगा च जा इया इन्हें बोल रहे हैं तो कम मात्रा निकल रही है वायु की। तो जब इसमें महाप्राण में वायु की मात्रा अधिक निकलती है वे महाप्राण कहलाते हैं। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर हमारा महाप्राण है। इसके अलावा ये हमारे ऊष्म व्यंजन से हम ले लेंगे 3, कौन कौन से, शा, शा और सा, यहाँ पे हा नहीं होगा। ठीक है, श, शा और सा हमारा क्या है, महाप्राण है। तो ये थी आपके लिए छोटी सी ट्रिक जो मैंने आपके लिए बनाई थी।
आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको फिर से अच्छे से इसे समझा दूँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि हिंदी वर्णमाला में वो कौन से अक्षर हैं, जो कि हमारी हिंदी वर्णमाला में तो नहीं है, लेकिन हमें उनकी ज़रूरत पड़ी और हमने उन्हें दूसरी भाषाओं से प्राप्त करना चाहा और उन्हें प्राप्त करने के लिए हमने अपने ही अक्षरों में उनको जगह दे दी। तो वो कौन-कौन से हैं अक्षर, जो कि विदेशी अक्षर कहलाते हैं। तो विदेशी भाषा से लिए गए अक्षरों को ही हम विदेशी अक्षर कहते हैं और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी पहले ये हम जान लेंगे। जब हम हिंदी वर्णमाला को देखते हैं अ से ज्ञ तक, तो इनमें संपूर्ण अक्षर दूसरी भाषाओं के, यानी हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी जब पढ़नी पड़ जाती है, जैसे हमें पढ़ना है ज़िद, हमें ज़िद पढ़ना है तो हम यू लिख देते हैं, हमें पढ़ना है ग़ज़ल तो हम यू लिख देते हैं। तो ये अधूरा है, आप इसे पढ़िए, आप अगर इसे पढ़ेंगे तो ये ग़ज़ल नहीं है, जबकि मेरा उच्चारण अलग निकल रहा होगा, आप सुन रहे होंगे ग़ज़ल। यहाँ पे हमने लिखा अगर ग़ज़ल, तो ये क्या है ग, ज, ला, तो ये हो गया गज़ल, है ना? ग, जा, गज और ला मिला दिया तो जल, ग, जा, ला, गज़ल हुआ। उसी तरह जा में छोटी ई की मात्रा और दा, जिद हो गया। तो हम कह क्या रहे हैं और लिख क्या रहा है? हम कह रहे हैं ग़ज़ल लिखो, तो आप अगर नहीं जान रहे हैं, तो आप ऐसे ही लिख देंगे ग, जा, ला, गज़ल हुआ, तो ये तो गलत हो गया ना, ये ग़ज़ल नहीं है, ये जिद है, ये ज़िद नहीं है। तो इन अक्षरों का जो मैं आपके सामने उच्चारण कर रही हूँ, हमारे हिंदी के पास कमी थी, हमारे हिंदी में दूसरी भाषाओं के शब्दों को पढ़ने के लिए अक्षर नहीं थे, जिसकी वजह से हमें दूसरी भाषाओं के शब्दों को पढ़ने के लिए अपने हिंदी में उनके अक्षरों को स्थान देना पड़ा। उन्हें अदा करने के लिए, उन्हें बोलने के लिए, उनके उच्चारण के लिए हमने उनका एक शॉर्टकट निकाल लिया, जो कि मैंने आपके सामने यहाँ रखा हुआ है, देखेंगे ध्यान से। ये 5 अक्षर हैं जो कि फ़ारसी के हैं। वो कौन-कौन से हैं एक-एक करके समझ लेंगे। सबसे पहले देखिए ये है का। देखिए ये का है, इसे हम का ही पढ़ते हैं। इसके नीचे बिंदी लगा देने से ये है, बिंदी को हम बोलते हैं नुक्ता। क्या बोलते हैं? नुक्ता। ये नुक्ता में भी बिंदी लगेगा, का नहीं है ये, नुक्ता में भी बिंदी वाला का है। तो ये नुक्ता लग जाने से इसका उच्चारण अब बदल जाएगा। अब का नहीं है, या का है, का। यानी इसे हम और अंदर हलक से बोलेंगे, ये का है, ये फ़ारसी का अक्षर है। अब बहुत सारे हमारे पास शब्द आते हैं जिन्हें पढ़ने के लिए, बोलने के लिए हमें इस का की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम पढ़ते हैं, आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पर बताती हूँ, कलम। तो हम लिख देते हैं का लामा कलम, ये तो कलम है, लेकिन ये असल में ये फ़ारसी का अक्षर से फ़ारसी का शब्द है, जिसको हम कलम, ये इसको लिखने के लिए हम इसके नीचे नुक्ता रखेंगे, अब ये हुआ कलम, ठीक? इसी तरह एक शब्द है कत्ल, तो हमने बिंदी रखा का के नीचे, तो अब हुआ कत्ल। ये हमारे विदेशी भाषा के शब्द हैं, इनको लिखने के लिए हमें इसके नीचे नुक्ता लगाना पड़ता है। तो आपको बात समझ में आ रही है? कत्ल, कलम, कब्ज़ा, कसम, ये बहुत सारे हमारे शब्द हैं जिन्हें आप पढ़ते भी हैं, लेकिन सही ज्ञान ना होने की वजह से आप इसे का से पढ़ जाते हैं। कत्ल, कलम, कब्ज़ा, ये गलत है। कब्ज़ा, कलम, कत्ल, ठीक है? अब अगला आता है हमारा अक्षर खा, जिसके नीचे हम नुक्ता रख के उसे बनाते हैं खा, ठीक? खा के नीचे जब नुक्ता रख जाता है तो हो जाता है खा। अब जैसे हमें लिखना है ख़त्म, तो ये इस तरह हम लिखेंगे क्योंकि हमारे पास नुक्ता है। अगर नहीं नुक्ता लगाएँगे तो ख़त्म होगा, और लिखेंगे तो ख़त्म होगा। फिर होता है ख़त, नुक्ता रखने पर ही ख़त होगा, अगर नुक्ता नहीं रखेंगे आप तो ख़त होगा, तो ये हो गया ख़त। इसके अलावा खरगोश, आप नुक्ता रखेंगे तब होगा खरगोश, नहीं तो क्या होगा खरगोश, खरगोश, ख़त, ख़त्म, ख़ास, ये ख्वाहिश, ये सारे अक्षरों को अक्षरों में इन सारे शब्दों के खा अक्षर के नीचे नुक्ता रखने से ही सही उच्चारण हो सकेगा, और आपको भी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी। सिर्फ़ देखने से, सुनने से नहीं बात बनेगी कि हम समझ गए कि बिन नुक्ता होगा तो ये ऐसा है, वैसा है, ये विदेशी शब्द बन गया। आप इसे खुद भी पढ़िए, बोलिए, क्योंकि सही उच्चारण ही हमें सामने वाले की नज़रों में एक पढ़ा-लिखा शिक्षित व्यक्ति बनाता है। जब तक हमारा प्रोनंसिएशन, उच्चारण सही नहीं होगा, तो हम जितनी भी डिग्रियाँ हासिल कर लें, जितना भी पढ़ लिख जाएँ, जैसे हमारे मुँह से कोई शब्द निकलता है और हम उसे गलत पढ़ जाते हैं, तो फिर समझ में आ जाता है कि इंसान कितना पढ़ा लिखा है। तो सही उच्चारण करने की कोशिश कीजिएगा आप सभी, और आगे बढ़ते हैं। अगला है गा। अब ये गा के नीचे नुक्ता लगने से हो जाता है ये गा। क्या हो गया? ये गा। अब इससे आपको गम लिखना है तो आप इस तरह लिखेंगे, ग़ज़ल इस तरह लिखेंगे, गाज़ी, सॉरी, गम, ग़ज़ल, गुलाम, ऐसे लिखेंगे। अब देखिए इन सब के नीचे नुक्ता है। अब बिना नुक्ता के आप पढ़ के देखिए, गम, गज़ल, गुलाम, ये गलत है। अब इनके नीचे नुक्ता रखा है तो आपका उच्चारण भी बदलेगा। अब आप इसे पढ़ेंगे गम,
गजल, जा के नीचे भी नुक्ता है तो ये जा हो गया गजल। गुलाम, गम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है जा। इस जा अक्षर के नीचे जैसे ही हम नुक्ता रखते हैं, अब ये जा नहीं है, अब ये जा हो गया। ठीक है, तो जहां पे आपको ये दिख जाए इस तरह, तो अब ये आप क्या पढ़ेंगे? जुल्म, जात, जमाना, जिद। बिना नुक्ता के आप, कभी कभी हम तो नुक्ता भी रखा है फिर भी क्योंकि ज्ञान नहीं है इस वजह से हम नुक्ता रखा हो या ना रखा हो हम उसे अपना ही धुन में पढ़ते जाते हैं। मैंने देखा है स्टूडेंट्स को पढ़ते हुए, वो नुक्ता रखा हो या ना रखा हो वो सही उन्हें मालूमात नहीं है, इल्म नहीं है, जिसकी वजह से वो जुल्म पढ़ते हैं, जात, जमाना, जिद। और ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना, लग रहा है ना कि मतलब सुनकर ही अजीब लग रहा है क्योंकि सही उच्चारण नहीं हो रहा है। यहाँ पर नुक्ता लग गया, अब इसे आप पढ़ेंगे जुल्म, जात, जमाना और जिद। प्रैक्टिस करने से आपको भी आ जाएगा, आई एम श्योर आप प्रैक्टिस कर ले जाएंगे। तो फिर अगला अक्षर हम देखते हैं क्या है? फा। अब इस फा के नीचे जैसे ही नुक्ता लग गया तो ये विदेशी भाषा का अक्षर हो जाएगा, फा हो जाएगा। अब इसमें पढ़ना है, फिल्म लिखना है तो हम इस तरह लिखेंगे, फतेह इस तरह लिखेंगे, फेल इस तरह होगा, फसल इस तरह होगा। ठीक है, उच्चारण भी सही करेंगे। अब जैसे कि हम इन्हें बिना उच्चारण के, बिना नुक्ता के पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा फिल्म, फतेह, फेल, फसल, जो कि एकदम गलत है। हम इसे पढ़ेंगे नुक्ता के बाद, फिल्म, फतेह, फेल, फसल वगैरह वगैरह। बहुत सारे हमारे शब्द हैं, यहाँ पे मैंने तो सिर्फ कुछ आपको उदाहरण समझाने के लिए लिए थे। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं हिंदी भाषा में तुर्की भाषा के 2 अक्षर हैं। ये क्या थे? हिंदी भाषा में फारसी भाषा के 5 अक्षर थे। ठीक है, अब हम देखेंगे हिंदी भाषा में तुर्की भाषा के 2 अक्षर। ये वही है हमारे 2 अक्षर जिन्हें हम उत्क्षिप्त क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं या फिर द्विगुण व्यंजन भी इन्हें कहते हैं। ये दोनों तुर्की भाषा के अक्षर कहलाते हैं, ड़ और ढ। ठीक है, इनका प्रयोग आप जानते ही हैं, ये किस तरह पढ़े जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम जानेंगे हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा का कितना अक्षर है। तो अंग्रेजी भाषा का सिर्फ और सिर्फ एक अक्षर है, वो है अ। ये इस तरह लिखा जाता है। जैसे अंग्रेजी शब्दों को हम हिंदी में लिखते हैं तब हम अ की मात्रा नहीं लगाते हैं, बल्कि ये इस अक्षर का हम वहां पर प्रयोग करते हैं। जैसे गॉड, ये इंग्लिश में लिखा है GOD, गॉड। इसे हम हिंदी में लिखेंगे तो इस तरह नहीं लिखेंगे गॉड, ये गलत होगा। हम यहाँ पर लेंगे इसको, इसका, इस मात्रा को लेंगे, इस अक्षर को लेंगे, गॉड। अब इस तरह लिखा जाएगा। इसी तरह दूसरा मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल, जैसे है स्पॉट, ये इंग्लिश का वर्ड है, इसे हम हिंदी में जब लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे स्पॉट। औ की मात्रा के लिए अब हम इसका प्रयोग करेंगे, इसका। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो ये थी हमारी आज की हिंदी व्याकरण की महत्वपूर्ण क्लास। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से इसे समझ पाए होंगे। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, और अब आपकी बारी है कि आप खूब अच्छे से इसे दिल लगाकर पढ़िएगा और बार बार प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि अगली वीडियो हम लेकर आने वाले हैं इसी से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs को, प्रैक्टिस सेट को, जिन्हें लगाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर से एक बार बोल दूँ, आप अपनी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत सारा मोटिवेट करता है और आपके लिए यूं ही मेहनत करने के लिए हमारे अंदर जज्बा आता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।